कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद और अन्य सभी निर्वाचित सीएम और डिप्टी सीएम को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक है। आज क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी भी शामिल होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अध्यक्षता करेंगे। नमो ऐप और आगामी चुनावी अभियान को लेकर भी बैठक करेंगे। तो मिशन 24 के मद्देनजर बीजेपी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। लखनऊ में बीजेपी मंथन करेगी। आने वाले चुनावी अभियान को लेकर बैठक ये रहेगी। आगे की रणनीति यहां पर चुनाव को लेकर बनाई जाएगी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आज क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। संकेत मिश्रा खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, नमो ऐप और आने वाले चुनावों को लेकर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और क्या ज्यादा जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और तैयारियों के क्रम में भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी बैठक आयोजित कर रही है और ये बैठक 1 बजे आयोजित होगी। इस बैठक नमो ऐप से संबंधित ये बैठक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और इसके अलावा सभी उत्तर प्रदेश के जिलों के अध्यक्ष, जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के, इसके अलावा जो जिला प्रभारी हैं और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सभी इस बैठक में बुलाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदी हुई रणनीति है। बीजेपी इस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नमो ऐप के माध्यम से 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं को नमो ऐप पर जोड़ेगी, जिससे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका परफॉर्मेंस पता चल सके। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज नमो ऐप को लेकर बैठक करेगी। इसके अलावा जो आगामी चुनावी अभियान है उन पर भी चर्चा करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संकेत मिश्रा। इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, जिससे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश हुई, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में यह फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया। अब इन्हीं चुनावों में जीत के बाद बीजेपी ने जो सबका साथ वाला नया फॉर्मूला दिया है, वो 24 में भी हिट होने वाला है। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करें। हिंदू, मुसलमान और जाति पर सियासी घमासान, जैसा अनुमान था वक्त का कांटा वैसे ही घूम चुका है। क्योंकि जैसे ही विपक्ष ने जाति का चिन्ह निकाला, वैसे ही बीजेपी ने चुनावी राज्य में जाति का काट खेल दिया। मोदी ने कास्ट के काट में ऐसा बाण छोड़ा, जातीय जनगणना का रुख ही बदल गया। यानी कि बीजेपी अब सधे हुए समीकरण से आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव के जो सबसे बड़े वोट बैंक, यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुट चुकी है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट को विपक्षी दल हिंदुत्व का हल मान रहे हों, लेकिन बीजेपी के पास जनगणना का तोड़ बेजोड़ है। क्योंकि बीजेपी के पास मोदी मैजिक है, तो हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता जैसे योगी आदित्यनाथ, जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है। हम इस बैरियर को हटाएं और हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। बीजेपी का एजेंडा ना अगड़ा ना पिछड़ा, बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं वाला है, जिसे अब आगे बढ़ाने की फूल प्रूफ तैयारी शुरू हो चुकी है। विपक्ष जातीय जनगणना के नाम पर हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश में है, तो बीजेपी तमाम हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की तैयारी में है।
फर्क साफ है, अब मुद्दा जातीय जनगणना नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुओं का है, जिसके दम पर बीजेपी 2024 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आजमा चुकी है। क्योंकि जातीय आधारित गणना की काट का फॉर्मूला बीजेपी ने निकाल लिया है। बीजेपी सर्वहारा का हाथ मजबूती से थामते हुए चुनावी माहौल को सबका साथ सबका विकास वाला बनाकर विरोधियों के तीखे हमले के स्वरों को धीमा करने में जुट चुकी है। हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है। अगर बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को समझने की कोशिश करें तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किस वर्ग, किस जाति के कितने वोट मिले। तो आपको बता दें, ओबीसी वोट कांग्रेस को 15%, तो बीजेपी को 44% मिले। एससी वोट कांग्रेस को 20%, बीजेपी को 34 मिले। एसटी वोट कांग्रेस को 31%, तो वहीं बीजेपी को 44% मिले। सवर्ण वोट कांग्रेस को सिर्फ 12%, तो बीजेपी को 52% मिले। और अन्य वोट की बात करें तो कांग्रेस को 23% और बीजेपी को 25% मिले। यानी बीजेपी जिस सबका साथ सबके विकास का मंत्र देती है वो चुनावी आंकड़ों में दिखता भी है। और उसी पैटर्न पर एक बार फिर से बीजेपी 2024 के रण में दम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो भी तब जातीय जनगणना का मुद्दा हावी है, लेकिन बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और 3 राज्यों में सीएम का ऐलान कर बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से 167 डीएसपी के तबादले किए गए हैं। जिलों में समय पूरा होने पर इनके तबादले किए गए हैं। 2024 चुनाव के मद्देनजर भी इन तबादलों को माना जा रहा है। और ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 167 डीएसपी जिनके ट्रांसफर किए गए हैं, तबादले किए गए हैं और माना जा रहा है 2024 चुनाव के मद्देनजर ये तबादले काफी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि जिलों में वक्त भी इनका पूरा हो गया था, जिसके चलते तबादलों की प्रक्रिया बताई जा रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषभ मणि, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है डीएसपी के जो ट्रांसफर्स किए गए हैं? देखिए, जो आज ट्रांसफर लिस्ट आई है उससे एक बात साफ हो जाती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो डिप्टी एसपी रैंक के अफसर हैं जिलों में अपना समय पूरा कर चुके हैं, 3 साल का समय पूरा कर चुके हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है कि जो भी 3 साल समय पूरा कर चुके हैं जिले में वो चुनाव नहीं कराएंगे अगला। लिहाजा उन डिप्टी एसपी के तबादले कर दिए गए हैं, उनको दूसरे जिलों में भेजा गया है। एक मैसेज बिल्कुल साफ चला जा रहा है कि प्रशासन ने अब तैयारी शुरू कर दी है 2024 के चुनाव को लेकर के। और धीरे धीरे ये ट्रांसफर ये जैसे ही अपना ज्वाइन करेंगे और उन जिलों में जाकर के जो आगे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस होंगी उसके मुताबिक काम कर देंगे। और 2024 के चुनावों को लेकर के जो प्रशासन बिल्कुल ऋषभ मणि, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश को काफी माना जाता है कि पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुई है व्यवस्था, तो ऐसे में अभी इन तबादलों को क्या 2024 में होने वाले चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव कराने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उससे जोड़कर इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि ये वो डिप्टी एसपीज हैं जो अपने वर्तमान जिलों में 3 साल से अधिक का समय पूरा कर चुके हैं। और चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस हैं कि जिस भी अफसर ने एक जिले में 3 साल पूरे कर लिए हैं, गस्टेड अफसर ने, वो उस जिले में नहीं रहेगा चुनाव के दौरान, क्योंकि वो चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित भी कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लिहाजा ये वो अफसर हैं जो 3 साल से ज्यादा का समय पूरा कर चुके हैं, इसलिए इनको उन जिलों से हटाकर दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। इस संदेश को इस तरह समझा जाना चाहिए कि चुनाव की आहट हो गई है और प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल, ताकि चुनाव प्रभावित ना हो, इसकी आहट के साथ ही, चुनाव की आहट के साथ ही ये ट्रांसफर्स अब किए जाने शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में युवक के पिस्टल लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ है। युवक दुकान के बाहर पिस्टल लहराता हुआ दिखा है। दुकानदार ने युवक पर रंगदारी मांगने का भी यहां पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। थाना लोनी क्षेत्र का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। हाथरस में शादी समारोह में मारपीट और फायरिंग से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 5 लोगों को जेल भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि मैंडू रोड पर लखन किशन फार्म हाउस पर शादी समारोह के दौरान बवाल हो गया। काफी देर तक फायरिंग हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया है। 11 दिसंबर 2023 को रात्रि 9 बजे थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के लखन किशन फार्म हाउस पर मारपीट एवं फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इसके उपरांत स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर रवाना हुई तथा वहां से एक खोखा कारतूस बरामद किया। इसी क्रम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई तथा 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में ओवर स्पीड ड्राइविंग करने वालों पर एफआईआर। जी हां, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर वाहन चलाते हैं उन पर कार्रवाई हुई है। ITMS कैमरों की फीड के आधार पर 17 वाहनों पर दर्ज की गई है एफआईआर। 4 से 10 दिसंबर के बीच शहर के अलग अलग इलाकों से फीड ली गई थी। 12 जगह पर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम भी लगाए गए हैं और इस तरह के सिस्टम वाले कैमरों की नजर से इन्हें देखा गया। ऑनलाइन चालान के बाद एफआईआर भी दर्ज कर रही है लखनऊ पुलिस। ऋषभ मणि खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, और क्या ज्यादा जानकारी, क्योंकि माना जा रहा है कि अब जो भी ओवर स्पीडिंग करेगा, ओवर स्पीड ड्राइविंग करेगा, उन पर कार्रवाई होगी और 17 एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। जी बिल्कुल, देखिए एनसीआरबी के जो आंकड़े आए थे और उससे कुछ रोज पहले यहाँ पर एक एडिशनल एसपी के बेटे की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से लखनऊ पुलिस ने रोड पर उतरकर ये चालान करने शुरू कर दिए हैं। जो टेक्निकल सर्विलांस है उसकी मदद ली जा रही है। जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ITMS के कैमरों से चालान किए जा रहे हैं। स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम वाले कैमरे लगाए गए हैं राजधानी में 12 जगह, उनकी मदद ली जा रही है। और ये जो 17 एफआईआर दर्ज हुई है, ये 4 से 10 दिसंबर के बीच में हुई है 17 वाहनों पर, जिनकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। शहर में ये इस स्पीड पर चला रहे थे, लिहाजा इनका चालान भी किया गया है और इन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्योंकि ऑनलाइन चालान को गंभीरता से नहीं ले रहे थे वाहन चालक, वाहन मालिक। लिहाजा अब ये एफआईआर दर्ज करने की परिपाटी लखनऊ पुलिस ने शुरू कर दी है। बीते सप्ताह भी करीब 30 चालान हुए थे, इस बार मुकदमे हुए थे, माफ कीजिए, इस बार 17 मुकदमे हुए हैं। तो राजधानी लखनऊ के जो बाशिंदे हैं उनको अब सड़क पर संभल कर चलना होगा, नहीं तो मुकदमा झेलना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभ मणि। और अगली खबर मथुरा से। खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेयरी प्लांट पर छापा मारा है। छापे में मिलावटी दूध, क्रीम पाउडर बरामद कर लिया गया है। 1000 किलो खराब घी को मौके से नष्ट कराया गया। 1000 किलो मिलावटी दूध भी नष्ट कराया गया। लाइसेंस नहीं दिखा सका ये डेयरी प्लांट, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। तो डेयरी प्लांट के स्वामी पर यह कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी को सील कर दिया है। बलदेव क्षेत्र अंतर्गत जुगसना क्षेत्र की ये वारदात हम आपको बता रहे हैं, ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। प्रेमचंद अग्रवाल डेयरी प्लांट का ये मामला है। तो डेयरी को सील कर दिया गया है। टीम ने प्लांट पर छापा मारा है। 1000 किलो खराब घी भी यहां पर मिला, जिसे नष्ट कराया गया। मिलावटी दूध मिला, जिसे नष्ट कराया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग ने यहां पर की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो नकली दूध यहां पर बनाया जा रहा था उसे भी नष्ट कराया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन गौतम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितिन, कैसे खाद्य विभाग को ये पूरी जानकारी मिली, किस आधार पर ये कार्रवाई की गई और क्या एक्शन अब तक लिया गया है?
जी देखिए, जिस तरीके से जो जिला शासन की मंशा, उसी की शासन की मंशा के अनुरूप जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार इस बात का प्रयास किया जाता है कि जो जनपद वासी हैं, साथ ही जो पर्यटक आ रहे हैं, उनको दूषित पेय पदार्थ जो है उनको न मिले, जिसके चलते लगातार वो खाद्य विभाग की टीम को निर्देश देते रहते हैं। और उसी निर्देश पर जो खाद्य विभाग की टीम ने जो सादाबाद क्षेत्र है, बलजीत क्षेत्र है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में डेयरी है, उन डेयरी पर छापा मारा और जोगसना क्षेत्र स्थित प्रिंसिपल नगर की डेयरी पर छापा मारा के दौरान दूध जो है उनको खराब हालत में मिला। साथ ही जो बड़ी मात्रा में देसी घी भी उनको खाद्य विभाग की टीम को खराब हालत में मिला, जिसके बाद उसको मौके पर नष्ट कराया गया है। इसके साथ ही खाद्य विभाग की टीम ने कोसी इलाके में कई डेयरी और होटलों पर छापामार कार्रवाई की और सैंपल लिए हैं। तो खाद्य विभाग की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार दो लोगों को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों का पीछा किया। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अजय गोली लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घंटे तक जंगल में कॉम्बिंग की, अभियान चलाया और बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया है। पूरा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के खतौली तिराहे का है। खतौली तिराहे पे चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जो दो व्यक्ति संदिग्ध मोटरसाइकिल से गुजरे, बुलेट मोटरसाइकिल से गुजरे, पुलिस द्वारा उनको रोक के चेकिंग का प्रयास किया गया, लेकिन वो भसाना से बुढ़ाना की तरफ लिंक रोड पे भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया और उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लगी है। पूछताछ में उसका नाम अजय ज्ञात हुआ है, ये अम्बाला का रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां पर नॉलेज पार्क पुलिस और मोबाइल फोन लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जमील खान नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक, 1 दर्जन करीब मोबाइल फोन और तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। इसने पुलिस पर फायर करके और ये AMT की तरफ जंगल में भागने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चला करके इसको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को तत्काल चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक बैग मिला है और ये अभियुक्त का नाम जमील खान उर्फ भोपा। इससे पूछताछ के आधार पर इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसमें अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।